अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके, आप बेटा आप लोगों की स्ट्रेंथ थोड़ी बेहतर हो जाए ना, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? प्लीज मेंशन योर सेक्शन। मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ। एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? आप अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है? और ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम मैम आप अस्सलाम। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन समझाएंगी, वो समझ नहीं आएगा। ये बेटे समझ नहीं आया था। कौन मैम सा? आप मैम आप लॉ ऑफ मैथ सेक्शन समझा सकती हैं, वो समझ नहीं आया था। जी मैं वही पढ़ाऊंगी आज, लॉ ऑफ सेक्शन, ओके मैम। ठीक है? मलिक अस्सलाम हमजा, वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम, अपना सेक्शन मेंशन करो। और अब्दुल मोईद आप भी अपना सेक्शन मेंशन करो, कौन सा सेक्शन, ठीक है? जी मलिक हमजा, देख यू हैव रेज्ड योर हैंड, एनी क्वेश्चन सो फार? चलिए, आप लोगों की स्ट्रेंथ होगी अच्छी, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, ठीक है? हु इज दैट, ठीक है? एमन नाज, बेटा रीनेम करो खुद को, ठीक है? अदरवाइज आई विल अनम्यूट यू, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, ठीक है? अपने नाम से आया करें, आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होती है। सो यूनिट नंबर 9 में आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ माई सेक्शन, ठीक है? एक एक ग्रुप को तो मैंने पढ़ा दिया था, देन आज मैं सेकंड ग्रुप को दोबारा से पढ़ाऊंगी, ठीक है? लॉ ऑफ माई सेक्शन, डेरिवेशन कैसे की जाती है लॉ ऑफ माई सेक्शन की, और लॉ ऑफ माई सेक्शन एक्चुअली आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपनी क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है? चलिए, सही हो गया। Okay, so this is unit number 9 और unit number 1 of class 10 chemistry. So हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास सेक्शन, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से है टॉपिक। सो लॉ ऑफ मास सेक्शन है क्या, किसने प्रपोज किया और एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन आपको देता है? तो लॉ ऑफ मास सेक्शन बेसिकली आपके पास एक लॉ है जो प्रपोज किया था टू साइंटिस्ट ने, टू केमिस्ट ने, CM वेज एंड देन गुलबर्ग, ठीक है? वेट मुझे स्पार्किंग की स्मेल आ रही है। वेट करें 2 मिनट, ठीक है? मैम आज जी पढ़ाना है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। जी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ेंगे, वेट करेंगे। अच्छा, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पहले पढ़ लिया था, लेकिन कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आई थी ऑनलाइन लेक्चर की, तो समझा दें। जी यस मैम ये आप हमें भेजिए रिकॉर्डेड लेक्चर जी भेज दूंगी, यस आई विल, मैं आप लोगों को स्लाइड्स भी भेज दूंगी, ठीक है? सो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की सबसे पहले तो होगी डेफिनेशन कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बेसिकली आपके पास है क्या चीज है, ठीक है? सो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन स्टेट्स दैट द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे मैंने रिएक्शंस लिख दिया, ये एक्चुअली आता है यहाँ पे वर्ड रिएक्टेंट्स का, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने रिएक्शन लिख दी, यहाँ पे आता है रिएक्टेंट्स, सही है? सो इट मीन्स कि जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे, ठीक है? एंड द रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिव मास, और वो रेट जिससे सब्सटेंस रिएक्ट करता है ठीक है? तो स्पार्किंग हो रही है, जी स्मेल आ रही है।
and the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of reactive masses. और the rate at which the reaction proceeds, reaction किस तरह proceed करेगा वो किस पे depend करेगा, reactions के आपके पास अगर एक reactant है, दो reactant हैं तो उनके active masses के product के, ठीक है। तो ये लास्ट हमने डेफिनेशन कर ली थी, आज हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि हम KC को किस तरह डिराइव करेंगे। एज यू पीपल नो कि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हैं जो कि गैस फेज में हो रहा है। So it is a hypothetical reaction in which there are two reactants A and B and there are two products that are C and D, ठीक है। सो कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हमारे पास एक फर्जी रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, इन विच A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A एंड B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B। आपके पास दो रिएक्टेंट है, A रिएक्टेंट है और उसके नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल a, B रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल b। जब ये फॉरवर्ड इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और A और B मिलके इस फॉरवर्ड रिएक्शन में आपको क्या देते हैं, आप उसको क्या कहेंगे, कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। आपके पास प्रोडक्ट्स देते हैं, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी, और सी और डी स्मॉल सी और डी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ये पता चला कि पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे सी एंड डी। अब क्या होगा कि सी और डी जो है फिर रिवर्स रिएक्शन में आपको क्या देंगे, ए और बी। तो इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स हो जाएंगे इक्वल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनिशियली सबसे पहले आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। सो हम क्या कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है। रेट मैंने आपको पहले भी बताया था, रेट का क्या मतलब होता है, रेट मीन चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन एक्टिव मास आप कह सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन कह सकते हो कि पर यूनिट टाइम कितने रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो यू विल से चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट, ठीक है। तो जितने से ज्यादा रिएक्शंस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो इसका क्या मतलब है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B। तो मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट A और B रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जितनी रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन होगी जितनी रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और B की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा है। अभी जो इस इक्वेशन में जो स्मॉल a और b हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि पावर्स में कन्वर्ट हो गए। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नंबर ऑफ मोल्स को इस इक्वेशन में या Kc की इक्वेशन में आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन। मैम आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है। ये शोर आ रहा है, अभी ये ना पंखा चल रहा है उसकी आवाज आ रही है, ठीक है। तो समझ तो आ रही है आपको। तो आपने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन मैम का, पंखे की नहीं आ रही, पीछे कोई वो पता नहीं है वो टक टक आवाज। अभी तो नहीं आ रही मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब खत्म किया तो यहाँ पे आपने इज इक्वल टू इंसर्ट किया और साथ आपके पास एक कांस्टेंट आता है स्मॉल के एफ। स्मॉल के एफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बाकी इक्वेशन सेम है, आपके पास ए कैपिटल ए एक्टिव मास ऑफ A raised to power A and active mass of B raised to power B. So जो definition थी ना जिसमें आपने देखा the rate of reaction depends on the product of active masses of reactants. तो ये A और B को आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने प्लस का साइन नहीं लगाना, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपने मल्टीप्लाई किया है दो चीजों को यहाँ पे। इसी तरह जब आपके पास C और D प्रोडक्ट्स बन जाएंगे कंसिडरेबल अमाउंट में, तो फिर कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्शन आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। और रिवर्स डायरेक्शन में C और D रिएक्टेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे A और B प्रोडक्ट्स में, यानी रिवर्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D एंड नंबर ऑफ मोल्स दैट आर स्मॉल c एंड स्मॉल d, दे विल कन्वर्ट इनटू, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है।
C रेज टू पावर C एंड D रेज टू पावर D। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करें और आपके पास यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दैट इज स्मॉल k एंड सबस्क्रिप्ट है R, C रेज टू पावर C एंड D रेज टू पावर D। और यहाँ पे KR क्या चीज़ है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो आपने देखा कि आपके पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और उसके नंबर ऑफ मोल्स पावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स पावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पता है कि पहले फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, फिर कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो गया? रिवर्स रिएक्शन, जिसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। और एक ऐसी स्टेट आती है जिसपे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है और उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किस तरह एस्टैब्लिश होगा? ठीक है, सो आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो तब क्या होता है। सो इक्विलिब्रियम पे आप देख सकते हो क्या होता है। Okay, so at equilibrium, what will happen? At the equilibrium state, rate of forward reaction and rate of reverse reaction are equal. तो जो आगे की तरफ रिएक्शन जा रहा था लेफ्ट से राइट साइड पे, जो राइट से लेफ्ट साइड पे रिएक्शन आ रहा था, उनका रेट इक्वल है। रेट का मतलब है कि चेंज इन कंसंट्रेशन सेम है पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट्स के जितने मोल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट्स की मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट है। अब आपको पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल था? फॉरवर्ड रिएक्शन वाज इक्वल टू KF A raised to power A and B raised to power B, and reverse reaction was equal to KR C raised to power C and D raised to power D। बेटा कुछ लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर में इसको समझ नहीं पाए, इस वजह से मैं दोबारा से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों की भी रिवीजन होगी जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, रीअरेंज कैसे करना है? रीअरेंज आपने इस तरह करना है कि आपने कांस्टेंट्स को अलग कर देना। बेटा आप इस इक्वेशन में देखो तो आपके पास दो तरह के कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, आपके पास हैं दो कांस्टेंट्स, एक आपके पास कांस्टेंट है KF और दूसरा कांस्टेंट है आपके पास KR। और दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे आप क्या ले जाएं? एक्टिव मैसेज, जिनको हम कंसंट्रेशंस भी कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव मैसेज को एक साइड पे ले जाएं इक्वेशन की और कंसंट्रेशन को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं। क्लियर? तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे दो कांस्टेंट है, एक है आपके पास KR और दूसरा कांस्टेंट है KF। तो आप इनको कांस्टेंट्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आए। तो KF पहले से यहाँ मौजूद है, KR जब इक्वेशन की इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? KF डिवाइडेड बाई KR। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे एक्टिव मैसेज को अलग करना है राइट साइड पे। तो एक्टिव मैसेज C और D पहले से मौजूद है। अदर साइड पे दो कंसंट्रेशंस हैं A और B, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वेशन की अदर साइड पे आके क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? KF डिवाइडेड बाई KR इज इक्वल टू C रेज टू पावर C एंड D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाई A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B। ठीक है, और आपके पास ये एक नया कांस्टेंट जनरेट होता है जो कि एक्चुअली रेशियो है किसकी? KF और KR की। और कैपिटल KC इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस होल एक्सप्रेशन, दिस होल इक्वेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे कैपिटल जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे C किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब यहाँ पे अगर आप देखें बेटा तो हमने A को, B और C और D इन चारों को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया है। तो स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं हमने लगाई। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग दैट these reactants are taken in the form of, आप क्या कहेंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी आपने इनकी जो कंसंट्रेशन ली है वो कौन सी यूनिट में ली है? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जब आप कंसंट्रेशन लेते हैं तो उस कंसंट्रेशन का एक नया नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द एक्टिव मैस। तो हम इसको क्या कहेंगे? दैट इज द एक्टिव मैस। सही है, सो स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्टिव मैसेज को इंडिकेट कर रही हैं। अब ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और d हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स। यस बेटे, यू आर रेजिंग योर हैंड, मुझे तुम्हारा नाम नजर आ रहा। ठीक है, सो दीस आर द नंबर ऑफ मोल्स। जी मैम रिएक्टेंट्स के मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है एक्टिव मास।
रिएक्टेंट्स के हों या प्रोडक्ट्स के हों, जब आप इनकी कंसंट्रेशन, बेटा कंसंट्रेशन की आपने बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी है 9th क्लास में, कि आप परसेंटेज की फॉर्म में ले सकते हैं, आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में ले सकते हैं, मोलैरिटी की फॉर्म में ले सकते हैं। तो अगर आप इनकी कंसंट्रेशन परसेंटेज की नहीं बल्कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन लेते हैं, तो उसी कंसंट्रेशन का नया नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास। और कोई इन चीज़ नहीं है, बस कंसंट्रेशन यूनिट की बेसिस पे हम इस कंसंट्रेशन को एक्टिव मास कह रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। सो अच्छा, अब हम नीचे आते हैं। अच्छा, स्क्वायर मैम ब्रैकेट नीचे। मैम यस, ये एक्टिव कंसंट्रेशन और एक्टिव मास में क्या डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं है, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि एक्टिव मास है अगर आप क्या कर लें, इनकी कंसंट्रेशन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। अब देखिए, द स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में अगर आप लेते हैं केमिकल स्पीशीज की अब स्पीशीज बेटा आपके पास दो तरह की है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट में लेते हैं तो उसी को हम एक्टिव मास कहते हैं, और एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। आपने जस्ट क्या करना है, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, वो ये इंडिकेट करेंगे कि आप ये एक्टिव मास लिया आपने ऑक्सीजन का। Thus, equilibrium constant expression for any reaction can be written from its balanced equation। याद रखें, आपके पास कोई भी ए बी सी डी ई एफ तक इक्वेशन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स मौजूद हों, आप बहुत आसानी से उसकी के सी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो के सी एक्सप्रेशन ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने इक्वेशन को देखना है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन को देखना है। अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन बैलेंस है तब आप केसी लिख सकते हैं, अगर वो बैलेंस नहीं है तो इनिशियल स्टेप में आपने इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को, उसके बाद आप केसी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो केसी एक्सप्रेशन बेसिकली रेशियो है। अगर आप ऊपर देखें तो जो न्यूमरेटर है उसमें आपके पास है सी एंड डी। ये देखिए, न्यूमरेटर में आपके पास मौजूद है सी एन डी, और यानी सी और डी एक्चुअली क्या है, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ए और बी आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो आप क्या कहेंगे, के सी एक्चुअली आपके पास रेशियो है दो सिमिलर कंसंट्रेशंस में। न्यूमरेटर में आपके पास प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन केस सी द सबस्क्रिप्ट सी डिनोट्स द मोलर कंसंट्रेशन एक्विलिब्रियम। अब ये जो देखें, के तो कांस्टेंट है, कैपिटल के है कांस्टेंट। अब ये जो स्मॉल सी है जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, ये बताता है कि इक्विलिब्रियम पे मोलर कंसंट्रेशन क्या है, यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन। बहुत सिंपल है, आपने इनिशियल स्टेप में फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है, देन रिवर्स रिएक्शन लिखना है, एंड देन आप लोगों ने इसको इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इक्वल करके केसी को डिराइव करना है। ठीक है, सो के सी की क्या डेफिनेशन है, तो मैंने पहले आपको जैसे बता दिया कि के सी एक्चुअली दो चीज़ों में रेशियो है। आपके पास ऊपर आ जाती हैं प्रोडक्ट्स, वो एक प्रोडक्ट हो सकती है, वो दो हो सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। यानी ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स आती हैं और नीचे आपके पास यानी डिनोमिनेटर में आपके पास रिएक्टेंट्स आते हैं। अब इस रिएक्शन में आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है सी और दूसरा क्या है, डी। इसी तरह आपके पास रिएक्टेंट दो तरह के हैं, ए और बी। ठीक है, ए इनका प्रोडक्ट है। अच्छा, सी रेज टू पावर सी है, डी रेज टू पावर डी है, ए रेज टू पावर ए है और बी रेज टू पावर बी। यस जी, मोलर कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये केस ही। अब हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है, तो डेफिनेशन हम इस इक्वेशन से ही या इस एक्सप्रेशन से ही निकालेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट है दो चीज़ों का। अब देखें, ऊपर आपके पास दो है सी और डी, तो आप कहेंगे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड देन आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टर्स। तो एक्चुअली के सी की डेफिनेशन है इट इज द रेशियो, ये दो चीजों में रेशियो है। किन किन चीजों में है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट्स ऐसी चीजें होती हैं
केमिस्ट्री की टर्म में जो कि रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होती हैं, जबकि मैथ की टर्म में प्रोडक्ट का मतलब है कि आप जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो चीज़ आती है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट, जो भी आंसर आएगा। तो आप ये देखिए ऊपर आपके पास मौजूद है प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे कि आपके पास C मल्टीप्लाई बाय D एक प्रोडक्ट है, A मल्टीप्लाई बाय D भी एक प्रोडक्ट है, C मल्टीप्लाई बाय D है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, A मल्टीप्लाई बाय B है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन किया तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, दो प्रोडक्ट्स को कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो एक्चुअली इट इज अ रेशियो बिटवीन टू concentration. It is actually ratio between product of concentration of products to the product of concentration of reactants, product of concentration of products to product of concentration of reactants. Each raised, अब देखिए यहाँ पे मैंने पावर्स लिखी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? each raised to power equal to coefficients in a balanced chemical equation, यानी balanced chemical equation के जो coefficients हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पावर्स में। एग्जाम्पल आप देखिए, मेरे पास है 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओजोन में, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ओजोन के। तो आपने इसके लिए Kc लिखना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि Kc एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स ऊपर होते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे होते हैं। अब O3 आपके पास है प्रोडक्ट, तो आपने O3 को स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है, ठीक है। और O3 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पावर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेज टू पावर 2। इसी तरह नीचे आपने क्या लिखने हैं? रिएक्टेंट्स लिखने हैं। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो है O2, तो O2 को आपने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी जो 3 है आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? पावर में। तो कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपने प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट को नीचे लिखना है। अब यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट था, एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट हो, एक ही प्रोडक्ट हो। जितने रिएक्टेंट्स होंगे, जितने प्रोडक्ट्स हैं, आपने उनको अलग अलग लिखना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। नो एडिशन का साइन, एक बच्चे ने एडिशन का साइन डाल के मुझे सॉल्व करके दिया था 10th बी में, ठीक है। तो प्रोडक्ट लेना है यानी इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, और जो इनके कोएफिशिएंट्स होंगे ईच रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, आपने इनको किस में कन्वर्ट कर देना है? Kc एक्सप्रेशन में, पावर्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे Kc जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया गया फर्दर कि यहाँ पे C क्या चीज़ है, D क्या चीज़ है। अब देखिए कैपिटल D क्या चीज़ है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और कौन सी यूनिट में? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें स्मॉल d यहाँ पे क्या चीज़ है, तो स्मॉल d आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट t। इसी तरह आप देखें कैपिटल A क्या इंडिकेट कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ये आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A के बारे में बता रहा है, और ये जो स्मॉल a है या जो स्मॉल b है ये आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ विच स्पीशीज आर टेकन इन न्यूमरेटर इन केस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपसे कि आप लोग मुझे आंसर दें इसका कि न्यूमरेटर में Kc की एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में किसकी कंसंट्रेशन लिखी जाती है? तो किसकी कंसंट्रेशन लिखी जाती है? बताइए। प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट्स। इसी तरह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वेयर आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोन इन Kc एक्सप्रेशन? Kc एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट या पावर में। किस फॉर्म में आप यहाँ पे शो करते हैं? आप कहेंगे एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में शो करते हैं, या आप क्या कह सकते हैं? पावर की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ है। तो आप ये देखिए आपके पास कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, चाहे उसमें एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, चाहे उसमें 10 रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हो, आप बड़ी आराम से केस एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं पावर्स में, ठीक है। सही हो गया, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2। मैंने कुछ लोगों को दी थी, कुछ ग्रुप्स को, ठीक है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोगों ने ये सॉल्व करके 9.2 सेल्फ असेसमेंट मुझे आप लोगों ने इसकी पिक्चर्स बना के भेजनी है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर। चलो इसके बाद है ये, इस एक्सप्रेशन के लिए, इस बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए आप लोगों ने केस एक्सप्रेशन लिखना है।
देन आप लोगों ने जो नीचे ए बी सी डी है इन सब के लिए केस एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है ए एग्जांपल, तो इसके लिए मैं केस एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। देखें केस थी तो प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, रिएक्शंस नीचे आएंगे। अगर हम देखें इस इक्वेशन में तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जी बताइए। H2O है, H2O H2O and जो है Cl, H2O to the power 2 H2O yes, raised to power 2 आ जाएगा, plus Cl2 to power 2 प्लस नहीं आएगा into यहाँ पे Cl2 आपने to the power मल्टीप्लाई 2. करना है Cl2 रेज टू पावर 2, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, Cl2 रेज टू पावर 2 डिवाइड करें आप इसको। आप रिएक्टेंट्स आएंगे तो यहाँ पे कौन से रिएक्टेंट्स हैं, एक आपके पास है HCl और दूसरा है आपके पास ऑक्सीजन। तो आप क्या करेंगे, HCl to the power HCl और पावर 4 HCl की पावर क्या आ जाएगी 4 और 4 एंड ऑक्सीजन की पावर क्या आ जाएगी, कोई भी नहीं आएगी। क्योंकि वहां पे 1 लिखा हुआ है तो नॉर्मली 1 को नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने किस तरह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को केस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब तो हमने ये डायरेक्ट लिखा है, लेकिन डेरिवेशन भी आ जाती है, जैसा कि ऊपर देखें ये है डिराइव करें। डिराइव का क्या मतलब है, आपने पहले स्टेप से शुरू करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है, देन आपने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखना है, एंड देन आपने इक्विलिब्रियम पे केसी को डिराइव करना है। अब ये जो बैलेंस्ड वो पीछे लॉ ऑफ मास सेक्शन में ए बी सी डी पढ़ा है ना, उसमें ए बी सी डी की जगह आपने ऑक्सीजन और ओजोन को लिखना है। ठीक है मैम जी बेटे। मैम ये ऊपर लिखना होगा कि ये सारा कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन और जी आगे ये सॉरी की जगह ये मैम मैं कह रहा हूँ ये ऊपर ये सारा लिखना होगा, ये वेयर केस इज इक्वल्स टू ये जे, तो ये नीचे भी जो सारा लिखा है साथ ही डेरिवेशन में लिखना है, बाकी तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखनी है। नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ यार, डिराइव जो करना है उसमें सारा लिख देना, वेयर केस इज इक्वल्स टू के बाय के आर और आगे सारा। जी जी सारा लिखना है, एक एक स्टेप लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर एक भी स्टेप मिस होगा तो मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन का एक एक स्टेप आपने लिखना है, बस ए बी सी डी की जगह आपने एक्चुअल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसपे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहे तो कौन कौन सी चीजें हैं जो मेंटेन रखना जरूरी है, जिनको हम कंडीशंस कहते हैं इक्विलिब्रियम की। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं की तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, सबसे पहले है टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट का मतलब है कि अगर आपने एक रिएक्शन करवाया 400 डिग्री सेल्सियस पे तो टेम्परेचर आपने कभी भी चेंज नहीं करना, आपने कंटिन्यूसली 400 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर देना। तो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट का ये मतलब है कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना, जो टेम्परेचर था रिएक्शन के शुरू में रिएक्शन के दरमियान में भी वही हो, और क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अगर एक 400 डिग्री सेल्सियस पे हो तो 400 पे होगा। अगर एक रिएक्शन जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो इसका मतलब है उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे ही करवाना है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करना। ठीक है, इसके बाद है वॉल्यूम एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। वॉल्यूम एंड प्रेशर मतलब कि अगर आपने पढ़ा हुआ है बॉयज लॉ में कि अगर आप इनमें से वॉल्यूम प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर फॉर एग्जांपल आप इसको 2 atm प्रेशर पे करवा रहे हैं रिएक्शन को, तो ये टेम्परेचर 2 atm ही होना चाहिए रिएक्शन के शुरू में, रिएक्शन के दरमियान में, थ्रू आउट द रिएक्शन। इसी तरह अगर वॉल्यूम जो भी आप वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं गैसेस का या लिक्विड्स का, जो भी वॉल्यूम आप ले रहे हैं 100 ले रहे हैं 200 ले रहे हैं, इनिशियल जो वॉल्यूम आपने दिया था एंड तक वही वॉल्यूम रहना चाहिए। यानी ना ही टेम्परेचर चेंज करेंगे आप, ना ही प्रेशर चेंज करेंगे। जब प्रेशर नहीं चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जो वॉल्यूम है ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और प्रेशर पे। जब टेम्परेचर और प्रेशर ही कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इट मींस दीज 3 फैक्टर्स शुड बी कांस्टेंट। इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स शुड बी चेंज। ना ही आपने रिएक्टेंट्स की ना ही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आपने चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने शुरू में 10 ग्राम लिए थे रिएक्टेंट के, ठीक है, और प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल 5 ग्राम बने हैं, तो थ्रू आउट द रिएक्शन यही कंसंट्रेशन रहेगी। आपने 10 से 20 नहीं कर देना,
20 ग्राम नहीं कर देना इसको, ठीक है। जब आप ये चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो इट मीन्स आपने कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मैसेज को कांस्टेंट रखना है, आपने टेम्परेचर को, प्रेशर को और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखना है, तभी जाके इक्विलिब्रियम कायम होगा। अगर आपने इन चारों फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को भी चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास KC एक्सप्रेशन नहीं लिख सकेंगे आप, सही है। टाइम आपका खत्म होने वाला है, तो लास्ट पे थोड़ा सा रह गया, 9 to 10 मिनट्स रहते हैं जी बेटे। मैम ये ऊपर ये कुछ और भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बता देंगे? जी ये इसमें कंडीशंस और इक्विलिब्रियम में ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, बता देंगे? अच्छा, पैराग्राफ में बेटा ये चीज़ लिखी हुई है कि जब इक्विलिब्रियम तभी अटेन होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इक्वलाइज रखने के लिए आपको इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है, और वो कंडीशंस आपके सामने हैं, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड देन अच्छा ये देखिए बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ की फॉर्म आ जाती है थोड़ी सी। अगर आप यहाँ पे देखें कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने इनमें से कोई एक भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर 400 डिग्री करवाया पहले, तो एंड पे दरमियान में जाके आप टेम्परेचर कम कर देते हो, 100 कर देते हो, तो क्या होगा, इससे टेम्परेचर चेंज हो गया। जब टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, चेंज होता है, ठीक है। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर नहीं आएगा, देन यू कैन नॉट राइट KC एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं आपको बुक से भी रीडिंग करवा देती हूँ, तकरीबन यही चीज़ें लिखी हुई हैं बुक पे भी, ठीक है। मेरे पास बुक भी है सॉफ्ट फॉर्म में, मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, तकरीबन कई सालों से आ रहा है, तो इसको इम्पोर्टेंट कंसीडर कर लें, यानी ये चैप्टर टोटली सारे का सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंडीशंस आपने देखी कि आपने कोई भी फैक्टर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स यानी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करनी है। इसके बाद है कि वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। अब आपको रिएक्शन आपने लगाया हुआ, आपको कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया? तो इक्विलिब्रियम यानी कि जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए। सो बहुत सारे मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स भी हैं और केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स मीन आप किसी इक्विपमेंट के ज़रिए, किसी डिवाइस के ज़रिए फाइंड कर लें कि जैसे फॉर एग्जांपल देखें कितनी सारी डिवाइसेस घर में मौजूद हैं जो ब्लड प्रेशर चेक करती हैं, जो ग्लूकोज लेवल चेक करती हैं, जो इंसुलिन लेवल चेक करती हैं। आपके घरों में पेशेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करती हैं। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करके आप इनडायरेक्ट तरीके से इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं कि पता चल जाए कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या इक्विलिब्रियम से पीछे है अभी, ठीक है। तो फिजिकल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस करवा के फाइंड किया जाता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो फिजिकल और केमिकल मेथड्स बहुत सारे हैं। आपके बुक में 2 मेथड्स जो हैं उनके नेम्स दिए गए हैं, जस्ट डेफिनेशंस भी नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी टाइम है। ओके, तो सबसे पहले आपके पास है फिजिकल मेथड में स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्ड आपने पहले नहीं सुना। स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड द लाइट एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यानी लाइट जो है, जिसको हम केमिस्ट्री या फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, यानी लाइट की रेडिएशन जो है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो किस वेवलेंथ पे या किस फ्रीक्वेंसी पे वो इंटरेक्ट करती हैं। यानी आपने टर्म पढ़ी हुई है फिजिक्स में कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, वेवलेंथ किसको कहते हैं, ठीक है। So number of waves passing through a point at 1 second is known as the wavelength. फ्रीक्वेंसी की भी आपने इस तरह डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो कौन सी वेवलेंथ पे या किस फ्रीक्वेंसी पे वो इंटरेक्ट करती है, ठीक है। आप देखें फॉर एग्जांपल आपने एक टीवी चैनल चलाया है तो उसकी खास फ्रीक्वेंसी होती है, एक बैंड विड्थ होती है जिस पे वो चैनल चलता है। इसी तरह आप देखें FM रेडियोज़ हैं
सही है। तो एक खास फ्रीक्वेंसी पे वो चलते हैं, आपने फ्रीक्वेंसी सेट की होती है चैनल की, और उस फ्रीक्वेंसी पे आपका टीवी, आपका जो रेडियो है, सिग्नल्स को कैच करता है, ठीक है। तो खास फ्रीक्वेंसी पे रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं, मैटर उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, या स्पेसिफिक वेव लेंथ पे मैटर उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए आप एक इक्विलिब्रियम का होना या ना होना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह जो केमिकल मेथड है, इसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। ये मेथड हम आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म जब करेंगे तो परफॉर्म करेंगे टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में एक्चुअली क्या होता है, आप रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी मोलारिटी आपको पता होती है, और दूसरे सब्सटेंस की मोलारिटी आपको पता नहीं होती, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक सब्सटेंस के जरिए दूसरे सब्सटेंस की मोलारिटी फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो टाइट्रेशन इज अ कॉमन लेबोरेटरी मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्लास 9th 10th से शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड एनालाइट। आपको एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, उनमें से एक सब्सटेंस जो है वो उसकी मोलैरिटी या उसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है, दूसरे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन या मोलैरिटी आपको नहीं पता होती, और आप इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। आप इन दोनों का क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है, इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आप दो तरीकों से, एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है टाइट्रेशन। कुछ भी नहीं आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन या कुछ भी आगे नहीं है, तो जस्ट नाम याद कर लें। सिर्फ आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है या टाइट्रेशन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है लाइट मैटर के साथ किस वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। इसी तरह आपने टाइट्रेशन में देखना है कि आप किस तरह एक सब्सटेंस की मोलैरिटी के जरिए दूसरे सब्सटेंस की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइट्रेशन। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो मैं आप लोगों को इस स्लाइड्स ग्रुप में भेज रही हूँ, एज वेल एज आप लोगों को मैं कुछ सेल्फ असेसमेंट्स दे रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस भेज रही हूँ ग्रुप में, आप लोगों ने उसको, अच्छा ये टाइम खत्म होने वाला, थोड़ा सा टाइम रह गया आपकी क्लास एंड होने में, चाहिए बेटा। ये सारा कुछ बुक में लिखा हुआ है, बुक मैं आप लोगों को अब दिखा दूं, शेयर कर दूं। ये देखिए, मैं भी आपको बुक शेयर करती हूँ, सही है, और ये सारा कुछ बुक में मौजूद है। मैम इनकी डेफिनेशंस तो नहीं आएंगे, सर नाम याद करें। सिर्फ डेफिनेशंस नहीं लिखनी है बेटे, क्योंकि ये आपके है ही नहीं है। आई मीन टू से कि सिलेबस में नहीं है। जब सिलेबस में नहीं है तो आप सिर्फ क्या करोगे, इनके नाम याद करोगे, यानी पेपर में सवाल आता है कि आप किन मेथड्स के जरिए इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो आपने ये बताना है कि इक्विलिब्रियम को बहुत तरीकों से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फेमस वन है टाइट्रेशन करना, ठीक है, और देन आपके पास आ जाता है